हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात करें क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 1 में हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अभी बात है एक्सरसाइज की, यानी कि जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, फिलअप्स के बारे में बात करेंगे और ट्रू फॉल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें यहाँ कहते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड। ठीक है, किसी गैस को आपको लिक्विड में यानी द्रव में बदलना है, तो द्रव में बदलने के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, सबसे अच्छी जो परिस्थिति होगी वो कौन सी होगी? ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं कि सूटेबल कंडीशन कौन सी होगी जिसमें आपका कोई गैस किसी द्रव में बदलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, गैस आपका द्रव में कभी बदलता है? गैस द्रव में तब बदलेगा या तो तापमान कम किया जा रहा है या फिर प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। जैसे हमने किसके केस में देखा, जब स्टीम आपका क्या हो रहा था, जो वेपर था वो आपका लिक्विड में या वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसके लिए आपने क्या किया था, आपने जिस बर्तन का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है या जिस बर्तन में पानी उबल रहा है उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। ढक्कन रखने से क्या तात्पर्य है कि वहां पर आपने प्रेशर को बढ़ाया है, दाब को बढ़ाया। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा कि तापमान कम करने से भी आपकी कोई गैस जो है वो लिक्विड यानी कि द्रव में बदल सकती है। ठीक है ना, तो तापमान कम किया गया तो गैस के अणुओं का जो रैंडमनेस था वो कम हो गया। ठीक है, जैसे जैसे रैंडमनेस कम होगा और जो गैस के अणु होंगे वो पास पास आएंगे, तो फिर आपका जो गैसीय अवस्था में पदार्थ है वो किसमें चला जाएगा? द्रव अवस्था में चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये दो प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं। अभी हम ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने किसकी बात की? हमने बात की हाई प्रेशर की और आपका लो टेम्परेचर की, यानी कि तापमान कम किया जाएगा तब भी आपका कोई गैस क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और वहीं पर अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे यानी दबाव को बढ़ाएंगे, तब भी आपका कोई गैस जो होगी वो इसमें बदल जाएगी, आपका द्रव में बदल जाएगी। ओके, तो चलिए नोट करेंगे प्रश्न। ये प्रश्न नोट करेंगे, इनमें से कौन सी सबसे अनुकूल परिस्थिति है गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए? आंसर आपने क्या लिखा? उच्च दाब और निम्न ताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है आइस से बर्फ नहीं समझना है, यानी H2O नहीं है वो। ठीक है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, बर्फ से यहाँ पर आप H2O नहीं लिखेंगे, बार बार ये बात बताई जाती है। शुष्क बर्फ क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सॉलिडिफाई हो जाती है यानी जम जाती है, ठोस अवस्था में आपको मिलती है, तो उसको आप लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। वाटर इन सॉलिड स्टेट नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ड्राई आइस से H2O नहीं समझेंगे। ठीक है, वाटर इन गैसियस स्टेट नहीं, ये भी नहीं होगा। वाटर इन सॉलिड स्टेट तो आइस होता है सिंपल। अगर पानी आपका ठोस अवस्था में है मतलब वो क्या है? बर्फ के रूप में है, तो वो बर्फ होगी सिंपल। वाटर इन गैसियस स्टेट, पानी आपका या जल आपका जो है, जो किसमें है? गैसीय
अवस्था में उसको आप क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं या फिर भाप कहते हैं, वेपर फॉर्म होती है उसकी। CO2 इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CO2 इन सॉलिड स्टेट। ओके, CO2 ठोस अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स की बात हो रही है, यानी जिसको आपने क्या कहा था, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा था, या उन अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल लग रहा था आप उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, इनमें से किसके मध्य स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे मजबूत इंटर पार्टिकल फोर्स यानी अंतर आणविक आकर्षण बल एट रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापमान। ठीक है, सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर इनमें से किसके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है बच्चे, हमने बोला है कि आपका एक ठोस है, एक कोई द्रव है और एक कोई गैस है। ठीक है, ये आपका हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस। ओके, तीन आपकी कोई भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, उनमें आप क्या बात करते हैं, उनमें आप बात करते हैं कि इनके बीच जो कणों का स्थान होगा या कणों के मध्य में जो स्थान है वो किस प्रकार का है। तो ठोसों में हम बात करते हैं कि जो आपका स्थान है वो बहुत कम है, यानी आकर्षण बल क्या है, सबसे ज्यादा है। लिक्विड में ये स्थान थोड़ा बढ़ जाता है, तो आकर्षण का बल कैसा हो जाता है, यहाँ पर ठोस की अपेक्षा कम हो जाता है। वहीं अगर आप गैसों की बात करेंगे तो गैसों में ये स्थान और ज्यादा बढ़ जाता है और आकर्षण का बल कैसा हो जाता है, दुर्बल प्रकार का हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पदार्थ की अवस्था के आधार पर बताएंगे आपको कि किस प्रकार से किसी भी पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण का बल है वो पाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है क्या है, गैसियस स्टेट में मिलेगा। वाटर आपको लिक्विड स्टेट में भी मिल सकता है, और वाटर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि यहाँ पर वाटर लिखा है दैट मीन्स लिक्विड स्टेट की बात हो रही है। ब्रोमीन, ब्रोमीन आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। और आयरन की बात करते हैं तो ये आपको किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण का बल किसके बीच में पाया जाएगा, आयन के बीच में पाया जाएगा, लोहे के मध्य, लोहे के कणों के मध्य। ये आप इस प्रकार से, जैसे ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में है, हमारे आसपास ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली है, हम सांस ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इजीली अपना हैंड मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कण क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होंगे। वाटर में भी हम इजीली क्या कर लेते हैं, अपना हाथ आर पार डाल लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अपेक्षा शायद हमें थोड़ी कठिनाई होगी और हम अपना हाथ इजीली नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन फिर भी पानी में हमारा हाथ आर पार चला जाता है। ठीक है, ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन भी आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य तापमान पर। ठीक है, तो वो एक लिक्विड है, तो उसमें भी इजीली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को आर पार डाल सकते हैं। बात आएगी लोहे की, तो लोहे में आप अपना हाथ आर पार नहीं कर सकते। क्यों, लोहे के जो कण हैं वो आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, यानी अट्रैक्शन का जो फोर्स है वहां पर वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसी अट्रैक्शन फोर्स की बात हो रही थी कि इनमें किसके कणों के मध्य स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स है, यानी कि सबसे मजबूत या प्रबल आकर्षण का बल है। तो किसके मध्य, आपका आयरन, आयन या जिसको आप क्या कहते हैं, लोह या लोहा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। ठीक है, समुद्र तल में
पानी का या जल का जो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है वो कितना है, ठीक है। प्रश्न लिखेंगे समुद्र तल पर जल का क्वथनांक, ठीक है। तो क्वथनांक की बात करते हैं। जब आपने कहा था कि जल का क्वथनांक कितना होता है तो डिग्री सेल्सियस में आप कितना बोलते हो, 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं आपके पास क्या क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर दो टेम्परेचर केल्विन में दिए गए हैं, 1 डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब केल्विन की बात करते हैं। जब भी हमें डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना होता है टेम्परेचर को, तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में आपके पास जितना टेम्परेचर है प्लस 273 से उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला बच्चे, हमने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में हमको 100 दिया गया है, तो हम 100 को जो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कितना ऐड कर लेंगे, 273 ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 373। अब ये जो तापमान है वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा, ठीक है। तो आपको चूंकि स्केल यहाँ पर दिए गए हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होने वाला है आपका आंसर, 273 भी नहीं होगा, और आपका क्या है 373, तो क्या हो जाएगा आंसर सी, 373 केल्विन हो जाएगा, ओके। तो इतना आप केल्विन में बताएंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको 373 केल्विन न दे करके 100 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो आप 100 डिग्री सेल्सियस को टिक करते, ओके। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा 373 केल्विन, यानी 373 केल्विन क्या होता है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है जल का। जब आप समुद्र तल की बात करते हैं तो वहां पर, या नॉर्मली आप वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन ही उसको बताते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। विच कंडीशन, कौन सी परिस्थिति से क्या होगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से, जो निम्न दिए गए हैं इनमें से किस परिस्थिति के कारण क्या होगा आपका, विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। कौन सी परिस्थिति आप अप्लाई करेंगे जिससे कि जल का वाष्पीकरण क्या है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न लिखेंगे, इनमें से कौन सी परिस्थिति में जल के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे हमने कितनी चीजें पढ़ी थी यहाँ पर, हमने कितनी चीजें पढ़ी थी बताओ। जब हम पढ़ रहे थे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमने किसकी बात की, तापमान की बात की, ठीक है। कि तापमान बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे आपका वाष्पीकरण भी बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार से वाष्पीकरण में कौन सा एग्जाम्पल लिया था, कपड़ों के सूखने का एग्जाम्पल लिया था। तो जब तापमान ज्यादा होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पीकरण जल्दी हो रहा है, ठीक है। और अगर तापमान कम है, जैसे सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में क्योंकि तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ गई है। वाष्पीकरण कैसे हो रहा है, बहुत जल्दी से हो रहा है, ठीक है। और हमने क्या बोला, सतही क्षेत्रफल इस पर भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। सतही क्षेत्रफल से क्या समझते हैं, क्योंकि कपड़े सुखाने का एग्जाम्पल लिया जा रहा है तो उसी का एग्जाम्पल लेंगे। जो कपड़े आप एकदम फैला के डालते हो वो जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पीकरण वहां पे क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ठीक है। वाष्पीकरण कैसे हो रहा है, कपड़े के जो रेशे हैं उनके अंदर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे हैं जो द्रव अवस्था में है, जब उनमें तापमान बढ़ता है यानी टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे, तो वो पानी की जो बूंदे हैं वो क्या हो जाती हैं, भाप बन करके उड़ जाती है, तो वो वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है। सतही क्षेत्रफल, आपने कपड़े को पूरा फैला के रख दिया है तो वो जल्दी सूख जाएगा। वहीं पर अगर आप उसको फोल्ड करके रख देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। तो आप क्या कहते हैं, सतही क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है किसको, वाष्पीकरण को, ठीक है। और आपने किसकी बात की थी, आपने नमी की बात की थी, यानी आर्द्रता भी जिसे हम कहते हैं। आर्द्रता, अगर नमी है एनवायरमेंट में यानी ठंडक है पहले से ही, तो आपका वाष्पीकरण जो होगा वो कम होगा।
समझ रहे हैं? यानी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एनवायरमेंट में तो वाष्पीकरण कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वाष्पीकरण आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने अलग अलग प्रभाव डालने वाले कारक पढ़े थे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर आप जल का तापमान बढ़ा देते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर आप पानी का जो तापमान है उसको कम कर देंगे। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, यानी कि जो सरफेस एरिया है उसको आपने कम कर दिया है, सतही क्षेत्रफल को कम कर दिया है, तो क्या इससे आपका वाष्पीकरण तेजी से होगा। और एडिंग कॉमन सॉल्ट और टू वाटर, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, साधारण नमक को पानी में या जल में क्या कर रहे हैं, वहां पर ऐड कर रहे हैं। क्या इससे वाष्पीकरण प्रभावित होगा? तो वाष्पीकरण हमने सिर्फ कहाँ बोला, जब हमारा तापमान बढ़ेगा तब आपका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, यानी वाष्पीकरण जल्दी से होगा। ओके, तो आप लिखेंगे जल का तापमान बढ़ाने पर चलिए नोट करेंगे फिर आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइइथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। which one of the following correctly represent their boiling point in Kelvin? ठीक है, आपने क्या करना है, आपको अलग अलग चीजों के क्या दिए गए हैं, अलग अलग तापमान दिए गए हैं। कौन से तापमान दिए गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जिसे आप कहते हैं, वो दिया गया है अलग अलग कंपाउंड का। किसमें दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन स्केल में। ठीक है ना, आपको सिर्फ यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको आना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके आधार पर आप करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या है आपके पास। डाई इथाइल ईथर है, इसका बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका, 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जब मैं बॉइलिंग पॉइंट समझा रही थी आपको तब मैंने एक पॉइंट बताया था कि हर एक कंपाउंड का आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, और इसके बाद एसीटोन की बात हो रही है यहाँ पर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और आपका बात हो रही है किसकी, एन ब्यूटाइल एल्कोहल की। ठीक है बच्चे, ये सारे केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड हैं आपके, जो कि आपको आपकी केमिस्ट्री की लैब में देखने को मिलते हैं, इनके साथ आप प्रैक्टिकल्स भी करते हैं। ठीक है, 118 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है बच्चे सबको डिग्री केल्विन में। ठीक है, डिग्री केल्विन में करने के लिए आपको क्या करना है, सबके साथ 273 आप ऐड कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, 273 ऐड कर देंगे और फिर जितना आपका आंसर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 306 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, जहां पर आपके दोनों जो आपके किस किस के, डाइथाइल ईथर और एसीटोन के केल्विन में टेम्परेचर कैसे है, सेम है। बस इनको ऐड कर लीजिए। सबसे पहले वाला ए मान लेते हैं, तो ए के लिए कितना हो जाएगा, 273 में आपने 35 ऐड करना है। ठीक है, तो 308 केल्विन। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में से आपका कोई करेक्ट होने वाला है, बी और सी से। ठीक है ना, इसके बाद बात करेंगे एसीटोन की, यानी कि जो बी वाला कंपाउंड हम जिसे कह रहे हैं, 56 में आपने 273 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 9, 329 केल्विन। ठीक है, बी इतना हो जाएगा। सी एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसके लिए 118 में आपको 273 क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 391 डिग्री केल्विन। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या क्या है, ए यानी कि जो आपका डाइथाइल ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना है, 308 केल्विन है। बी एसीटोन का कितना है, 329 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो 308 आपको इन दो ऑप्शंस में दिख रहा है, ए का। ठीक है, और दूसरा बी का 329 दोनों में ही दिख रहा है।
सी का आपका कितना आया 391 केल्विन। 391 कहाँ है, सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। तो इस प्रकार से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया गया है तो उसको आप डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। वहीं पर अगर आपको डिग्री केल्विन में दिया है, अगर सपोज आपको ये केल्विन में तापमान दिया गया होता कि इतना इतना सबका पॉइंट है, आप डिग्री सेल्सियस में बताए, तो आप क्या करते, आप इस डिग्री केल्विन से 273 को माइनस कर लेते, तो जो आपको तापमान अभी मिलता वो किस में मिलता, डिग्री सेल्सियस में मिलता। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, या रिक्त स्थान भरें। खाली स्थान मिलेगा आपको किसी स्टेटमेंट में, एक कथन दिया जाएगा, उसमें आपको रिक्त स्थान मिलेगा और वहां पर आपको एप्रोप्रिएट या करेक्ट वर्ड फिल करना है, जिससे कि वो स्टेटमेंट जो है वो मीनिंगफुल बन सके। ओके, पहला है आपका इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू डैश इफेक्ट, ठीक है। हमने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा, उसके अलग अलग अनुप्रयोग देखे जिनसे कि शीतलता महसूस हो रही थी, तो वही बता रहे हैं कि इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अगर सामान्य तापमान पर किसी भी लिक्विड का, किसी द्रव का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, इज अ डैश इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट वो लाता है, तो हमने बोला था वाष्पीकरण से क्या होती है, शीतलता होती है, यानी कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, तो आप उसी की बात करेंगे, कौन सी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, किससे, वाष्पीकरण से। जैसे हमने क्या बोला कि आपने किसी मिट्टी के बर्तन में, या जैसे घड़ा होता है, मटका जिसे आप बोलते हैं, उसके अंदर पानी रखा जाता है, तो वो किस घटना पर कार्य करता है, वो इवेपोरेशन की ही घटना पर काम करता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, उससे शीतलता उत्पन्न होती है। शीतलता कहाँ हो रही है, मटके के अंदर जो पानी रखा गया है वो ठंडा हो गया है, तो कूलिंग इफेक्ट पर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सेम जब हमें क्या होती है, स्वेटिंग होती है, ठीक है, पसीना आता है बॉडी पर, स्किन में आपका पसीना आता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पीकरण उसका होता है, और वाष्पीकरण के लिए जो तापमान होता है या ऊष्मा होती है, वो बॉडी के अंदर से वो स्वेट लेता है, जिससे कि हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये सब किस घटना पर कार्य कर रहे हैं, इवेपोरेशन की घटना पर, और इससे क्या आ रही है, कूलिंग आ रही है, यानी कि शीतलता, ठंडक महसूस हो रही है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर डैश देन दोज व्हिच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। क्या कहा जा रहा है, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण के जो बल हैं, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस के, जो आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, यानी कि ठोस पदार्थ है, उसके कणों के मध्य जो आकर्षण का बल है रूम टेम्परेचर पर, आर डैश देन दोज व्हिच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। तो आपको पता है ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, आकर्षण का बल बहुत ज्यादा होता है। गैस की बात, ये ठोस हो गया आपका सॉलिड, अगर आप गैस की बात करेंगे, उसके कण आपके दूर दूर होते हैं, तो आकर्षण का बल कैसा होता है, वहां पर कम होता है। तो आप बताएंगे कि ठोस के कणों के मध्य क्या होता है, जो आकर्षण बल है वो प्रबल होता है, किसके कंपैरिजन में, गैसियस पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। ओके, तो स्ट्रॉन्गर देन दोज व्हिच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। ओके, चलिए थर्ड है आपका, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट, ठीक है। तो हमने देखा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम ठोस की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट आपको दिखता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, और यही अरेंजमेंट क्या हो जाता है, लेस ऑर्डर्ड हो जाता है, किसके केस में, लिक्विड के केस में। इसीलिए क्या है, उनका आकार निश्चित नहीं है, समझ रहे हैं। ठोस में हमने क्या बोला, आकार निश्चित है, वो आकार किस कारण से निश्चित है, क्योंकि जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो फिक्स है, एक ऑर्डर में अरेंज है सारे पार्टिकल। वहीं पर लिक्विड में हम क्या बोलते हैं कि फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है, या फिर उसमें आकार निश्चित नहीं है, जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तब आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर
जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो कैसे हैं, लेस ऑर्डर्ड है. सो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन दी लिक्विड स्टेट. एंड हाउएवर जबकि देयर इज वहां पर नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट, यानी गैसियस स्टेट में या गैसीय अवस्था में कणों में कोई भी अरेंजमेंट देखने को आपको नहीं मिल रहा है. इसीलिए क्या हो रहा है, वो जिस भी बर्तन में डाले जा रहे हैं उसका पूरा आयतन ग्रहण कर रहे हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लिक्विड एंड the arrangement of particle is less ordered in liquid state, however there is no order in the gaseous state. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट. ओके, तो क्या कहा जा रहा है, इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट. गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ रहा है और बीच में कौन सा स्टेट छूट रहा है, आपका लिक्विड स्टेट छूट रहा है. तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहा जाता है. जब ठोस से सीधा गैस में या गैस से सीधा ठोस में कोई क्या आ रही है, कोई पदार्थ आ रहा है और स्किप कौन सी स्टेट हो रही है, मध्यवर्ती अवस्था आपने कहा था, यानी कि जो बीच में जो आपकी अवस्था आती है कौन सी वाली, लिक्विड वाली, तो वो क्या हो जाती है, वो स्किप हो जाती है. चलिए फिफ्थ है आपका, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड. ठीक है, तो हमने क्या कहा था, क्वथनांक से नीचे के तापमान पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है क्वथनांक से नीचे तापमान पर, तो उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको आपका इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहा जाता है. ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे. तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितने भी हमने एमसीक्यूज देखे और फिलअप्स देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. कोई भी डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.